Hi students, I am again welcoming you on my YouTube channel WITS Classes. आज हम चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम दो टॉपिक्स आज कवर करेंगे। पहला पार्ट टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा टॉपिक होगा आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। हर डिपार्टमेंट का अपना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। सेल्स का ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमम सेल्स करना, परचेज का ऑब्जेक्टिव होगा मिनिमम कॉस्ट में या रीजनेबल कॉस्ट में अच्छे गुड्स को परचेज करना, राइट। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को टाइमली अरेंज करना, उनको सैलरीज देना, ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, राइट। तो हर डिपार्टमेंट के अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जब कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव रखती है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है वो कोशिश करता है कि हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। जब इन डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तब जाकर के वो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस करती है तो मैनेजमेंट का कंसर्न होता है कि उस प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमम करना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना। तो मैनेजर ऐसे प्लान्स पॉलिसीज ड्रॉ करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, राइट। एम्प्लॉयज़ को टाइमली ट्रेनिंग देना, रॉ मटेरियल को टाइम टू टाइम चेक करते रहना, मशीनरीज को अपडेट रखना, इस तरह के प्लान्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे एफिशिएंसी अटेन कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है तो एक एनवायरनमेंट में स्टैब्लिश होती है और ये जो इन्वायरमेंट है ये बहुत डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है। अब आपने कंपनी स्टैब्लिश करी, आज कस्टमर्स की डिमांड कुछ और होगी, कल डिमांड चेंज हो जाएगी। आज कस्टमर्स की प्रेफरेंस कुछ और होगी, कल चेंज हो जाएगी। आज पैकेजिंग का पैटर्न कुछ और होगा, कल चेंज हो जाएगा। आज डिलीवरी के डिस्ट्रीब्यूशंस कुछ और होंगे, कल चेंज हो जाएंगे, राइट। तो आपका जो कस्टमर है वो दिन पर दिन अपनी प्रेफरेंस को, अपनी चॉइसेस को चेंज कर रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर बिजनेस प्रैक्टिसेस चेंज हो रही हैं। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाता है कि जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आते हैं तो मैनेजमेंट उन चेंजेस को समझता है और फिर धीरे धीरे उन चेंजेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट करके इम्प्लीमेंट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मैच कर सके। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है तो उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट। हर इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पर्सनल रीजन के लिए आता है। ऑल्दो हम सबको लगता है कि एक एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हर एम्प्लॉय की अपनी कुछ पर्सनल चॉइसेस, अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट, कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन देखो अपने गोल के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के बारे में भी ध्यान रखती है, एम्प्लॉयज़ के चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस को भी समझती हैं। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही होगी, एक अच्छा मैनेजमेंट वही होगा जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ भी करेगा। अभी अगर किसी एम्प्लॉयज़ के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ऑर्गेनाइजेशन ने अगर उसकी लीडरशिप क्वालिटी को समझा नहीं और उसको एक नॉर्मल, एक बोरिंग टास्क देते रहे तो वो एट द एंड ऑफ द डे लथार्जिक हो जाएगा और शायद कोई अच्छा सा काम नहीं करेगा। तो एक अच्छी मैनेजमेंट क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी समझती है, उसके वीकनेसेस, उसके स्ट्रेंथ, उसके चॉइसेस को समझती है, उसी हिसाब से उसको काम देती है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिसहार्टेड रहेंगे, उनको कोई मोटिवेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं अपने गोल के साथ अपने एम्प्लॉयज़ के गोल पर भी ध्यान देती है। लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए, कोई भी जब बिजनेस स्टैब्लिश होता है तो वो सोसाइटी में स्टैब्लिश होता है। एक बिजनेस जितनी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है वो रिसोर्सेज सोसाइटी की होती हैं। तो जब आप सोसाइटी में स्टैब्लिश हुए हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी भी कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट। अब अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी तो इसका मतलब लोगों को ये समझ में आता है कि हम चैरिटीज़ करें, डोनेशंस करें,
ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। अगर एक बिजनेस, एक मैनेजमेंट अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन के टाइम पर रिसोर्सेज को अननेसेसरली वेस्ट नहीं करता, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को रीजनेबल प्राइसेस में सोसाइटी को ऑफर करता है, तो भी वो सोसाइटी को सर्व कर रहा है। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को टाइमली सैलरीज दे रहा है, तो भी वो सोसाइटी को वेलफेयर कर रहा है, सोसाइटी को हेल्प कर रहा है। अगर वो अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट दे देता है, तो भी वो सोसाइटी को ही हेल्प कर रहा है, राइट। तो मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, कंट्री के अंदर जीडीपी इंक्रीज करती है, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है जिससे कि सोसाइटी को फॉर्म कर सके, राइट। तो अच्छा मैनेजमेंट क्या करता है? सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। Our next topic is nature of management. So here in this topic, we will try to understand whether management is art, management is science, and management is profession, right? So the first topic is management as a science. तो science, management as a science समझने के लिए first we have to understand what is science actually. देखो science है क्या? Science मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एक systematic body of knowledge है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब साइंस है। तो ये जो है वो किसी ना वो ये बेसिकली सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये किसी ना किसी रेशनैलिटी पर बेस्ड हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स पर, इवेंट्स पर, फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। लाइक ये ऐसे इवॉल्व नहीं हुई, इसके पीछे पूरी रिसर्च की गई है। तो हम ये समझते हैं कि क्या हम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को भी साइंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नॉट। तो देखो पहला पॉइंट जो है साइंस का, जो साइंस का एक फीचर है, साइंस का है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है कि जैसे साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब जिसकी पूरी रिसर्च अवेलेबल है, जिसका हमारे पास पूरा कंटेंट नॉलेज रिटन में अवेलेबल है, मतलब कोई चीज़ क्यों, कैसे, कब, कहाँ, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिमिलरली जो मैनेजमेंट है, ये सब्जेक्ट भी अपने आप इवॉल्व नहीं हुआ है, ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे थिंकर्स, प्रैक्टिशनर्स ने इसको इवॉल्व किया है। तो मैनेजमेंट की भी हमारे पास पूरी थियोरी, पूरा कंटेंट, पूरे प्रिंसिपल्स, रिसर्च, ये सब अवेलेबल है। तो जैसे साइंस की हमारे पास पूरी थियोरीज, कंटेंट, रिसर्च अवेलेबल है, सिमिलरली मैनेजमेंट की भी ये सारे कंटेंट, इसकी रिसर्च, इसकी थीसिस हमारे पास अवेलेबल है। तो फर्स्ट पॉइंट जो साइंस का है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिमिलरली वो मैनेजमेंट में भी लाई करता है। तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो लाइक ओवरनाइट ड्रॉ नहीं हुए हैं, उसके कोई सपने नहीं आए हैं मतलब साइंटिस्ट को। ये एक रिपीटेड रिसर्च की है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर तब जाकर किसी भी चीज़ को एक प्रिंसिपल की तरह, मतलब प्रिंसिपल माना है साइंस ने। तो साइंस के जैसे आपने आर्किमिडीज़ के लॉ पढ़े, आपने ग्रेविटी पढ़ा, न्यूटन के लॉस पढ़े, ये सब ना ओवरनाइट ड्रॉ नहीं, ये एक्सीडेंटल नहीं है। इसके पीछे पूरी रिसर्च, पूरे ऑब्जर्वेशंस, पूरे एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनके पीछे रिसर्च, उनके एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। मैनेजमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो भी रिसर्च पर अवेलेबल हैं, उसके लिए बहुत सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन एक डिफरेंस ये आता है कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होते हैं। लाइक आपने कोई ऑब्जेक्ट को ज़मीन पर गिराया, वो गिर जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। तो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जेक्ट पर बेस्ड हैं। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमंस पर बेस्ड हैं। अब ह्यूमंस का जो बिहेवियर होता है वो वॉलेटाइल होता है, टाइम टू टाइम सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट बेस्ड हैं, वो हमेशा स्टैटिक रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो जो सेकंड पॉइंट है, इस पॉइंट के हिसाब से हम ये साइंस मतलब मैनेजमेंट को कंप्लीट साइंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्स में हर जगह, हर सिचुएशन में सेम रिजल्ट्स देते हैं। उनको आप यूनिवर्स में हर सिचुएशन में आप उनको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ क्या होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम ह्यूमंस पे अप्लाई करते हैं, और ह्यूमंस का बिहेवियर प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम जो है वो वेरी करता है, चेंज करता है। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी या थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, तब आपको फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन साइंस के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनमें यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। तो ये तीनों पॉइंट को अगर हम बहुत क्लोजली देखें
तो इन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वहीं पर साइंस जो है ना वो जो मैनेजमेंट है वो साइंस की तरह ट्रीट कर रहा है। बाकी दोनों पॉइंट्स पर जो है वो मैनेजमेंट जो है वो साइंस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। तो यानी इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ कंप्लीट साइंस, मतलब इट इज़ नॉट अ कंप्लीट साइंस, इट इज़ इनएग्जैक्ट साइंस, राइट। सेकेंड पॉइंट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट क्या होती है? आर्ट जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, है ना, ये सब आर्ट है। तो आर्ट क्या है? आर्ट भी सिमिलरली साइंस की तरह एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे आर्ट भी ना लाइक ऐसे ही ड्रॉ नहीं हुई है, उसकी भी पूरी रिसर्च, उसकी भी पूरी फाइंडिंग्स, उसकी भी पूरी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है। आर्ट मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई आर्ट का सब्जेक्ट होता है, तो क्या हम मैनेजमेंट को भी एक आर्ट के सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। तो आर्ट का जो मेन फीचर होता है वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हमें लगता है कि लाइक पेंटिंग एक ऐसा ही एक सिंपल टास्क है, बट पेंटिंग की भी पूरी थियोरी हमारे पास अवेलेबल है। पेंटिंग कैसे इवॉल्व हुई, कौन से कैसे कलर्स इवॉल्व हुए, कौन सी पेंटिंग के कौन से सन मतलब लाइक कौन सी पेंटिंग का इवोल्यूशन का क्या रीज़न रहा। तो साइंस जो आर्ट है, आर्ट की हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या थेरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। सिमिलरली मैनेजमेंट की भी हमारे पास सिस्टमेटिक बॉडी और थेरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ना है तो आपके पास मैनेजमेंट की पूरी थियोरीज, पूरी रिसर्च, पूरे कंटेंट अवेलेबल है। मतलब लाइक ए से लेकर जेड तक मैनेजमेंट पढ़ने के लिए आपके पास पूरी थियोरीज अवेलेबल हैं। तो आर्ट का जो पहला पॉइंट है वो मैनेजमेंट में लाई करता है। सेकेंड पॉइंट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। देखिए आर्ट जो है ना उसमें एक पर्सनल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आर्ट में होता क्या है कि एक जो आर्टिस्ट है या जो उसको अप्लाई कर रहा है उसकी पर्सनल एबिलिटी पर डिपेंडेंट होती है। वो जितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, जितना ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करेगा, वो उसमें उतना एक्सपर्ट हो जाएगा। लाइक जैसे कि सपोज़ करिए कि आपने सिंगिंग सीखी, ठीक है, और आप ही के बैच में कोई एक पर्सन जो है वो बहुत रेनाउंड सिंगर बन गया और आप बाथरूम सिंगर बने रह गए। तो ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आपने किसी आर्ट को अपने तरीके से कैसे अप्लाई किया, राइट। मैनेजमेंट के साथ भी ऐसे ही है कि मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन अप्लाई हो सकती है। यानी मैनेजमेंट को मतलब मैनेजमेंट की स्टडीज़ करने के बाद मैनेजर्स उसको अपनी अपनी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ना वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होते हैं। लाइक अगर आपको आर्ट के सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना है तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली मैनेजमेंट के साथ भी यही है कि आप उसको जितना ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशंस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसमें और एक्सपर्ट हो जाओगे। जितने ज़्यादा आप क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे मैनेजमेंट को अप्लाई करते समय उतना ज़्यादा आप और एक्सपर्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट आर्ट है, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। तो देखिए इनएग्जैक्ट साइंस है या इनकम्प्लीट साइंस है, बट मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट आर्ट है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रोफेशन है क्या। देखिए प्रोफेशन मतलब कोई भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल डिग्री, कोई स्पेशल नॉलेज, कोई स्पेशल ट्रेनिंग हो, राइट। आपके पास एक स्पेशल स्किल्स हो जिसको करने मतलब किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्रोफेशन के। अब हम समझते हैं कि अगर कोई एक मैनेजर है तो क्या हम उसको एक डॉक्टर की तरह प्रोफेशनल कह सकते हैं या नहीं। एक मैनेजर है तो उसको एक सीए की तरह, एक लॉयर की तरह प्रोफेशनल कह सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी प्रोफेशंस हैं, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। मतलब इन ऑर्डर टू बिकम अ सीए उसकी हमारे पास पूरा रिटन कंटेंट, पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, अगर हमें लॉयर बनना है तो उसका भी पूरा कंटेंट, स्टडी मटेरियल, उसके प्रिंसिपल्स हमारे पास अवेलेबल है। सिमिलरली मैनेजमेंट के भी अवेलेबल है। तो प्रोफेशन का जो फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वो मैनेजमेंट के भी साथ भी लाई करता है। यानी इस तरीके से मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंड पॉइंट प्रोफेशन में जो आता है वो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी प्रोफेशन के अंदर एंटर करना है, आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, इंजीनियर
बनना है। तो ऐसे में आप ऐसा नहीं है कि आप सो के उठे और आपने कहा अरे यार आज तो चलो डॉक्टर बनते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको CA करना है तो आपको ICAI का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो इसमें जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब उसमें कोई भी ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता, आपको सर्टेन एग्ज़ाम्स पास करने पड़ेंगे, सीरीज़ ऑफ एग्ज़ाम्स, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको मैनेजमेंट करना है, आपको MBA करना है, तो अभी कोई एज सच कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स नहीं बने हैं कि जिनको करने के बाद ही आप मैनेजर बन सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बाकी सब प्रोफेशंस में है लेकिन मैनेजमेंट में अभी नहीं है। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी प्रोफेशन हैं उनकी कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशंस अवेलेबल हैं, राइट। CA के लिए ICAI है, डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट की अभी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। अब देखो ICAI क्या करती है, CA से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस को ड्रॉ करती है। CA करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होंगे, स्टडी मटेरियल क्या होगा, एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा, ये सब बनाती है। मैनेजमेंट की अभी कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। देखिए एसोसिएशन तो ऑलरेडी बन चुकी है जिसका नाम है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन इस AIMA को फुल फ्लेज्ड पावर नहीं मिली है, मतलब ये अभी फुल फ्लेज फॉर्म में नहीं आई है, राइट। तो अभी पार्शियल वे में आप ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जैसे सारे प्रोफेशंस की है, लेकिन अभी मैनेजमेंट फुल फ्लेज्ड मैनेजमेंट की प्रोफेशनल एसोसिएशन। फोर्थ पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं वो अपने प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती हैं। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, IIMA बनाती है अपने डॉक्टर्स के लिए। लेकिन अगर डॉक्टर्स ने IIMA के सर्टेन रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो वो डॉक्टर्स के लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। जैसे हमने कबीर सिंह मूवी में देखा, ठीक है। जैसे हमने जॉली LLB 2 में देखा कि वहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके लाइसेंस को मतलब जो ये लॉयर हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल कर रही है, ठीक है। तो जितनी भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं वो कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाती हैं हर प्रोफेशन के लिए। अभी हमें ये मालूम है कि मैनेजमेंट का कोई एज सच कोई एसोसिएशन बना ही नहीं है। ऑल्दो AIMA है लेकिन अभी उसके पास फुल फ्लेश्ड पावर ही नहीं है, तो वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्रॉ कर ही नहीं सकता। यानी अभी अगर आप एक मैनेजर बन जाते हो तो मैनेजर बनने के बाद कोई आपके पास कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशंस नहीं है जो आपको 100% फॉलो करनी है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर लाए नहीं करता। फिफ्थ पॉइंट है सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशंस हैं डॉक्टर, इंजीनियर, CA, लॉयर, ये कहीं ना कहीं सर्विसेज देने के लिए इस्टेब्लिश होते हैं। ये सर्विसेज देते हैं और सर्विसेज के अगेंस्ट में ये लोग फ़ीस चार्ज करते हैं। डॉक्टर फ़ीस चार्ज करता है, लॉयर फ़ीस चार्ज करता है अपनी सर्विसेज देने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट एक्चुअली अभी सर्विसेज दे करके फ़ीस नहीं चार्ज कर रहा है, ये एक्चुअली सैलरीज ले रहा है ना, प्रॉफिट्स ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन के। तो जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस का या किसी भी प्रोफेशन का मेन कंसर्न है सर्विसेज देना, फीस लेना, लेकिन मैनेजमेंट अभी अपनी सर्विसेज देकर फीस नहीं ले रहा, प्रॉफिट्स और सैलरी ले रहा है। तो इनका मोटिव सर्विस देना नहीं है, इनका मोटिव कंपनी के प्रॉफिट्स को इन्हांस करना है जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा सैलरी ले सकें। तो यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल अभी नहीं हुआ, बट हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के बाद जो AIMA है उसको कुछ पावर्स मिल जाएं जिसकी वजह से मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन की तरह कंसीडर किया जा सके। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर करे। अगले टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। इस वीडियो को में अगर आपको चेंजेस चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन में कोई चेंजेस चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।